अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, शुगर मिल्स के हवाले से इस वक्त आपको इल्म है कि तमाम जमातों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और जो तनकीद अगर हम कहें तो वो मुसलसल सामने आ रही है। और आज भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शुगर मिल्स के हवाले से एक मामला सामने आया जिसमें पाकिस्तान किसान तहरीक इंसाफ के अरकान ने यह दावा किया है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुल्क में जो शुगर मिल्स हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की हैं, और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब की, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की। तो ये एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शायद इस वक्त जो चीनी का बहरान या जो इंपोर्ट करने के हवाले से बात की जा रही है उसका फ़ायदा इन जमातों को हो रहा है या इन शुगर मिल्स मालकान को हो रहा है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो शुगर मिल्स मालकान हैं उनके नाम भी तलब किए गए हैं और ये हिदायत की गई है मुतल्लिका वजारत को कि इन तमाम मिल्स मालकान के जो नाम हैं वो तमाम तफसीलात आइंदा इजलास में हमारे साथ शेयर की जाएँ। इसी के साथ साथ आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को पंजाब के अंदर एक जलसे के हवाले से दरख्वास्त दी गई है और उस पर अभी तक फ़ैसला तो सामने नहीं आया, लेकिन जो PTI का प्लान B है वो ज़रूर सामने आ रहा है कि अगर इजाज़त ना मिली तो फिर पाकिस्तान के हर शहर के अंदर या हर गली मोहल्ले के अंदर जो है PTI की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। ये भी फिर बहस हो रही है कि लीड कौन करेगा। इस हवाले से मुतज़ाद जो बयानात हैं वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के सामने आ रहे हैं। कुछ रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि जो PTI की एहतजाजी तहरीक होगी उसको अपोजिशन अलायंस लीड करेगा, जबकि कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, और कुछ रहनुमाओं का ये दावा है कि खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल से इस एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। आज बानी PTI की जो ज़मानतों पर एक बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का वो भी तब्दील हुआ है और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा गया है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे उनको आगाह किया गया है। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले जो ये ख़बर सामने आ रही है जिसकी अभी तक PTI की जानिब से कोई तस्दीक नहीं हुई, और वो ख़बर यह है कि खान साहब ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया और उनको हिदायत की गई है कि वो पाकिस्तान ना आए। हाल ही में ये कहा गया था कि खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और एहतजाजी तहरीक का शायद वो हिस्सा भी बने। अब ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इन तमाम इश्यूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। शिजरा मनसब अली साहिबा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शिजरा मनसब अली खान साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शुगर का एक इशू जो पाकिस्तान के अंदर आपके इल्म में होगा कि मुसलसल एक चल रहा है, आज भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला आया और उसमें फिर सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनका भी नाम लिया गया। ये मामला आपकी नज़र में है क्या? और ये शुगर जो मामला है शुगर का, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान में उठा हो। हमेशा इस पर कमीशंस भी बने हैं, तहकीकात भी हुई, लेकिन फिर कुछ माह के बाद या कुछ सालों के बाद ये मामला फिर सामने आ जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, जहाँ तक शुगर का मामला है, ये एक फैसला किया गया था। उस वक़्त शुगर सरप्लस थी और ये फैसला किया गया कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा आपको पता है पाकिस्तान ये चाहता है हम इस चीज़ में होते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाएं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करें। उस वक़्त सरप्लस के हिसाब से ये कहा गया। उसके बाद इत्तफ़ाक ऐसा हुआ, आपको पता ही है, ये ऐसे कुछ ह्यूमन डिसीजंस हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं, जिसमें कि बाद में शायद वो इतना ठीक ना लगा हो, कुछ उतना पैदावार अगली दफ़ा नहीं हुई जितनी कि एक्सपेक्टेड थी, जिसकी वजह से कि ये लगा कि थोड़ी अभी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। दूसरा इसका वजह ये हुई कि जो सरप्लस अभी भी थी, लेकिन जो मिडिल मैन है उन्होंने उससे फ़ायदा उठाने के लिए, जैसे आपको पता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, कीमतें बढ़ाने की हो जाती हैं चीज़ें शुरू। लेकिन इस चीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा तवज्जो है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर दिन रात जो है मीटिंग्स की हैं, सारा कुछ किया ताकि ये चीज़ें रिपीट ना हो और आइंदा कोई इस किस्म के एरर की गुंजाइश ना रहे। जहाँ तक PTI की आपने बात बताई, देखिए ये तो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, इसलिए कि अब आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो फोकस है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त एक करके एक स्टेडी पोजीशन में ला के अब ग्रोथ की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके हम देख रहे हैं कि हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं। पहले फिच ने बेहतर की, अभी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अभी पिछले दिनों बेहतर की, और इसके हमें नताइज नजर आना शुरू हो रहे हैं। और दिन रात प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम इन चीजों के ऊपर मेहनत कर रही है। लेकिन अगर सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की जाए कि इसकी कितनी शुगर मिल्स हैं, उसकी कितनी शुगर मिल्स हैं, और ये कोशिश की जाए कि हर चीज़ के अंदर कोई सेकेंडरी मोटिव निकाला जाए, तो मेरा ख्याल में इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा।
जो सियासतदान है उनके कारोबार भी होते हैं, इसमें कोई ऐसी छुपाने की बात नहीं होती, दिस इज देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। लेकिन जो ये फैसले हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ मुल्क की उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी, ये समझा गया कि सरप्लस है तो उसको उस वक्त एक्सपोर्ट कर दिया गया। और अभी भी ये कोशिश है कि कीमतें जो हैं वो ना ज्यादा बढ़े और आवाम को जितनी भी रिलीफ मिल सके वो मिले। लेकिन हाल ही में आपको इल्म होगा कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात की, और कल ही हमारी सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो वो कह रहे थे शायद बिज़नेस कम्युनिटी ये महसूस कर रही है कि हुकूमत उनकी बातें नहीं सुन रही है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा रहे, यही वजह है कि वो आर्मी चीफ साहब के साथ मिल रहे हैं। अब उनकी जो मुसलसल अगर हम माजी में भी देखें तो ये मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन इस मरतबा भी अगर आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हो रही है तो क्या फिर मांडीवाला साहब की बात दुरुस्त है कि फिर बिज़नेस कम्युनिटी को हुकूमत नहीं सुन रही या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे? देखिए ऐसी बात नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मीटिंग्स हुई हैं। आपको पता है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं हुकूमत की, हमने जब हुकूमत संभाली तभी हमने ये बात की, हमें IMF के प्रोग्राम में भी दोबारा जाना पड़ा, और कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट्स भी हैं, कुछ सख्त फैसले हमें करने पड़े जो कि बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को पीछे करके, और हमने कहा कि हम पाकिस्तान की खातिर बेहतर फैसले करें, कुछ सख्त फैसले करें, टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश करें और इस तरह की कुछ चीजें हैं। लेकिन जाहिर है कि हम जहाँ पे ये सारी कोशिश कर रहे हैं वहां पे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेसमैन के लिए आसानियां पैदा हों, ग्रोथ लेड इकोनॉमी हो और हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए। तो ये सारा कुछ मिलके हो रहा है वहां पे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात सुनते हैं जिस हद तक वो करते हैं, साथ अगर आर्मी चीफ से भी लोग मिले तो इसलिए कि उनका एतमाद आर्मी चीफ के ऊपर भी है, फील्ड मार्शल के ऊपर। अगर बिजनेस कम्युनिटी का एक एतमाद है, वो समझते हैं कि ये इज अनदर अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी बात वहां उन तक पहुंचा सके, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लेकिन अब ये बताइएगा कि हाल ही में आपको इल्म होगा कि PTI ने एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, पंजाब हुकूमत को उन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है एहतजाजी जलसे की इजाज़त देने के हवाले से। फिर बेटों के हवाले से कहा गया कि खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे, अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। एक तो ये बताइएगा कि इससे आप समझती हैं कि PTI की कोई एहतजाजी तहरीक को धचका पहुँच सकता है, और दूसरा पंजाब में भी आप ही की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, क्या PTI को जलसे की इजाज़त दी जा सकती है? देखिए जहां तक तो बेटों का सवाल है, आई थिंक दैट्स अ नॉन इशू। वो आए या ना आए उससे ना तो मेरा ख्याल है कोई इनकी एहतजाजी तहरीक को कोई इतना कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज इस वक्त जो लोग हैं वो बार बार एक जिस तरीके से उनको आपको पता है निकाला गया, कई दफा तो इनके ऐलान हुए हैं कि अब ये आखिरी जो है हम जलसा करने जा रहे हैं, अब ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, अब ये इस दफा होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन इन दी एंड कुछ भी नहीं उसमें से ऐसा सच निकलता। लोग देख रहे हैं, लोगों को फर्क महसूस हो रहा है कि जिस तरह से पहले हुकूमतें चल रही थी और जिस तरह अब हुकूमत चल रही है, जिस तरीके से लोगों को अपनी आम जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती नजर आ रही है। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन एक सही सिमत की तरफ एटलीस्ट चलता हुआ नजर आ रहा है। और पंजाब में आप देखिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप आम किसी देहात में किसी आदमी के पास चले जाएं, किसी खातून के पास चले जाएं, तो वो अब ये कहती हैं कि जी हमें उसकी रिलीफ जो है हमारे तक पहुंच रही है, डायरेक्टली पहुंच रही है। तो लोग अब निकलना ही नहीं चाहते इनके कॉल्स के ऊपर। और अब वो चीज, अब पिछली दफा भी आपने देखा कि सवाई KP में ये लोगों को लेके आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा लोग बाकी सूबों से नहीं निकलते। और अभी भी ऐसा ही है। और इनके बेटे अगर आते भी हैं या नहीं भी आते, उससे आई डोंट थिंक कि कोई फर्क पड़ेगा। ना हुकूमत को इस चीज का कोई इश्यू है, ना हम इस चीज के बारे में कोई सोच रहे हैं, ना ही हमें इनके 5 अगस्त का। आप देखें कि 5 अगस्त में अब दिन कितने रह गए, क्या कहीं आपको कोई तैयारी नजर आ रही है? क्या कहीं पे कोई चीज नजर आ रही है कि ये तो आपस में बटे हुए हैं। और इमरान खान ने खुद अपनी ट्वीट में मेरा ख्याल ये कहा कि कोई मुझे तो मोमेंटम नजर आ ही नहीं रहा। इनके तमाम लोग आपस में इस कदर बढ़ चुके हैं, इतने ग्रुप्स इनके बने हुए हैं, हर कोई एक। और अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि अभी यही नहीं पता कि इसको लीड किसने करना है। कभी अपनी दूसरी जमातों को कहते हैं स्ट्रीट पावर की खातिर कि बाकी जमातें हमारे साथ मिल जाएं, बिकॉज दे नो कि हमारी स्ट्रीट पावर इस वक्त बिल्कुल नहीं है, इनके साथ लोग निकलने को तैयार नहीं है। जो KP से थोड़े बहुत लोग पिछली दफा निकले भी थे 26 नवंबर को, आपने देखा कि उनको D चौक में लाके, तो जो इनकी लीडरशिप थी वो तो कहीं नजर ही नहीं आई।
उन बेचारों को वहां पे छोड़ के लोग ये लोग गायब हो गए। और अली हाँ, अमीन गंडापुर साहब, लेकिन शिजरा साहिबा, आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनको जलसे की इजाज़त देगी पंजाब के अंदर? देखिए, जो इनका वतीरा रहा है पिछले कुछ जलसों में, इनको इजाजत मिली भी, इनको जगह बताई गई, टाइम बताया गया, लेकिन ना इन्होंने उस जगह को फॉलो किया कि इस जगह पे जलसा करना है, ना उन्होंने उस टाइम को फॉलो किया। और सबसे बुरी बात और बड़ी बात ये कि ये हथियार लेके आए, ये डंडे लेके आए, उनके साथ नेजे लगे हुए थे, जो डंडे ये लेके आए, आंसू गैस, टीयर गैस, इस किस्म की चीजें ये खुद लेके आए। और अब भी आप देखें कि इनके जो लीडरान हैं सो कॉल्ड, वो खुद ये कह रहे हैं, अली अमीन गंडापुर हो या मुख्तलिफ केपी के और लोग भी हों, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमें जगह ना मिली तो हम खुद जगह बना लेंगे, हम हथियार लेके आएंगे, हम इस किस्म की वो गुफ्तगू खुद कर रहे हैं। तो ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं कि अमनो अमान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ये 9 मई वाले लोगों को हम कहें कि आप आ जाएं और आके फिर से कोई खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर दें? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये, अगर इनको वाकई इजाजत चाहिए और इन्होंने पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो फिर इनके जो चीफ मिनिस्टर है इनके उस सूबे के जिनके अंदर इनकी हुकूमत है, क्या उनको इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? तो ये खुद तो मुझे तो लगता है कि हम अपनी इसको अंडरमाइन करने की कोशिश। हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देगी। देखिए, अगर ये पुरअमन एहतजाज करते हैं और सारी चीजों को फॉलो करते हैं, ये तो अब देखेंगे। पंजाब में अगर ये करना चाहते तो पंजाब की गवर्नमेंट देखेगी कि इजाजत दी जा सकती है नहीं। ठीक है, लेकिन चले ठीक है। ये शिजरा साहिबा, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जीबी की जो सूरत हाल थी, फिर मुख्तलिफ इलाकों में जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात सामने आ रहे हैं, इस वक्त हुकूमत की क्या पॉलिसी है? जो टूरिस्ट विज़िट कर रहे हैं, हमने जीबी में देखा कि कुछ ऑफिशियल्स को ये कहा गया है कि उन्होंने उन टूरिस्ट्स को उन जगहों पर जाने क्यों दिया। तो क्या इस हवाले से कोई गाइडलाइंस या हिदायत कोई जारी की गई हैं सयाहों को? कुछ इलाकों में क्या वहाँ पर पाबंदी आयद की गई है कि वो वहाँ पर नहीं जा सकते? ओवरऑल क्या पॉलिसी है? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत एक हकीकत ऐसी है कि उसके खातिर अब उसके लिए अब हम सबको मिल के एक फाइट करनी है। देखिए, पाकिस्तान इज वन ऑफ द लोएस्ट एमिटर्स इन द वर्ल्ड। हम सबसे 1% से भी कम कार्बन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस करते हैं, और दुनिया में इससे बाकी ममालिक हमसे बहुत ज्यादा एमिशंस करते हैं। लेकिन एक हमारा मिसफॉर्चून ये हमारा भी और हमारे जैसे और डेवलपिंग कंट्रीज का, ग्लोबल साउथ का, कि उसके असर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपको पता है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान सबसे उस लिस्ट के सबसे टॉप पे आया। फर्स्ट कंट्री, ये नहीं कि अमंग्स द टॉप, बट द टॉप कंट्री। जो 2022 के फ्लड्स हुए और उसके बाद भी आप देखें हमारी हीट वेव्स आती हैं, हमारी अब इस वक्त जो बारिशें हुई हैं, फ्लड्स आए, मॉनसून्स जो हैं उनकी जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो गए हैं, फिर हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। अब इस चीज में ऐसी ये चीजें हैं कि हम उसकी मिटिगेशन के लिए एज सच कुछ नहीं कर सकते। ये वो इफेक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज और ग्रीन हाउस एमिशंस के बाद अब आ रहे हैं। अलबत्ता हम उनकी अडेप्टेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम ये रेजिलियंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मैं समझती हूँ, और आपके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये भी कहूँगी कि आवाम को भी इसमें हमारे साथ तावन करने की ज़रूरत है। जहाँ पे कि गवर्नमेंट, जो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत हो, ये कोशिश करती है कि ख़तरनाक इलाकों में सियाह ना जाएं और उनको वहाँ से जाने से रोका जाए, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे वार्निंग्स मिली हैं, चाहे वो NDMA हो, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी अथॉरिटी है, वो भी वार्निंग्स देती है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज भी वार्निंग देती है। फोन्स पे आप देखें वार्निंग्स चल रही होती हैं, जो टोन है उसमें वार्निंग्स चल रही होती हैं, टीवी या रेडियो पे भी चल रही होती हैं, और लोकली भी ये ऐलानात किए जाते हैं। तो ये तमाम लोगों को, अवाम को भी मिल के इस चीज में ताउन करना चाहिए कि जो वार्निंग्स हैं उनको सीरियसली लें, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे कि बारिशों के या लैंडस्लाइड्स के खतरे हों। और उसके अलावा हमने, हुकूमत पाकिस्तान ने कई ऐसे प्रोग्राम्स किए हुए हैं जिसमें कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटीज को इसमें शामिल करके उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको वर्कशॉप्स दी जाए, ताकि वो ऐसे डिजास्टर्स के आने से पहले अपने आप का बचाव कर सकें।
चले ठीक है शिजरा साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, थैंक यू। नाजरीन, शिजरा मनसब अली खान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज मामला उठा और इससे पहले भी ये जो शुगर के मामले पर गुफ्तगू होती रही है, फिर पीटीआई की स्ट्रेटजी के हवाले से भी जो आज खबरें सामने आ रही हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो कुछ खबरें आ रही थी कि शायद खान साहब के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। इसकी पीटीआई ने अभी तक तस्दीक नहीं की बाज़ाब्ता तौर पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इन खबरों में कोई सदाकत है, और दूसरा, अगर वो नहीं आते तो आप समझते हैं कि ये जो एहतजाजी तहरीक है इसको कोई धचका पहुँच सकता है? नहीं जी, सबसे पहले तो इमरान खान के बेटों का आने के साथ या ना आने के साथ मेरे नज़दीक तो पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान की फैमिली के साथ है। जो आखिरी स्टेटमेंट मैंने अलीमा खान साहिबा की सुनी है वो यही है कि वो आ रहे हैं और उनको 100% नहीं 1000% हक है कि उनके वालिद जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो जेल में, और वो आए और वो उनसे मिले। ये हक उनसे कानूनन तो कोई नहीं ले सकता। बाकी जो पाकिस्तान में आइन और कानून गायब है तो पाकिस्तानियों के लिए तो वो गायब है। कासिम और सुलेमान ब्रिटिश शहरी भी हैं, तो ये मुझे नहीं पता कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये ब्रिटिश शहरियों के लिए कानून और आइन जो है वो गायब करता है, या उन्हें वो पाकिस्तान का कोई और चेहरा दिखाना चाहता है। तो आप समझते हैं कि जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए हुकूमत के लिए उनको कंट्रोल करना या उनका रास्ता रोकना? नहीं, आपने देख लिया कि हम तो नोबेल प्राइज भी जो है वो दे देते हैं, और जो जनरल्स को अमेरिका के अवार्ड से नवाजना होता है तो अवार्ड से भी नवाज देते हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख रही है। इमरान खान एक हमारे लीडर थे जो कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए आउट ऑफ द वे जाते थे, और शायद उसी का वो जो है वो उसी की वो कीमत अदा कर रहे हैं कि दुनिया शायद ज्यादा आदी हो गई थी कि पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान हो वो पाकिस्तान की फिक्र कम करें और अपने लिए जो है वो दुनिया में सपोर्ट हासिल करने की फिक्र जो है वो ज्यादा करें। लेकिन झगड़ा साहब, अभी आपसे पहले शिजरा मनसब अली खान साहबा से गुफ्तगू हो रही थी और जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीटीआई को जलसे की इजाज़त देगी 5 अगस्त को या नहीं, तो उनका कहना था कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीटीआई का वो ये है कि वो असला अपने साथ लेकर आते हैं तो हुकूमत रिस्क नहीं ले सकती। अब ऐसी सूरत हाल में फिर भी उन्होंने कहा कि अब जो फैसला है वो तो सूबाई हुकूमत ने करना है। पीटीआई का प्लान बी जो सामने आ रहा है सर, वो क्या है? वो कोई डिटेल्स शेयर करेंगे कि इन केस अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो फिर पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा? नादिर, ट्रैक रिकॉर्ड क्या हमने पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? पीपल्स पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद उन्हें इक़्तिदार के करीब छोड़ने देना चाहिए था। क्या पीएमएलएन का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? क्या पीएमएलएन के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद उन्हें इक़्तिदार के करीब छोड़ना चाहिए था? इस तरीके से तो हम हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं। पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ रहे हैं, क्या इसका मतलब कि जो अफवाज पाकिस्तान का आईनी रोल है उनका जो है वो पॉलिटिक्स में जो माजी रहा है उसकी वजह से जो है वो उनके अगेंस्ट वो हम किसी तरीके से वो होल्ड करें? जहां तक पीटीआई की तहरीक का ताल्लुक है तो 5 अगस्त एक दिन है। ये तहरीक अगर कामयाब होनी है तो ये एक लंबी तहरीक होनी है। इसमें सड़क जो है वो एक रास्ता है। कभी भी मेरे ख्याल में एक तहरीक सिर्फ एक रास्ते से कामयाब नहीं होती। प्रोटेस्ट के साथ हमें जो है वो सियासी अलायंस, हमें जो है वो वकला की मूवमेंट, और हमें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की स्ट्रेंथ चाहिए होगी कि जहां पे वो लीगली साउंड फुटिंग पे हैं वहां पे वो एक्शन लें। ठीक है, 9 मई की इंक्वायरी कराएं, हमारे इलेक्शन पिटिशंस की इंक्वायरी कराएं, जो केयर टेकर निज़ाम में जिन लोगों ने कानून तोड़ा है उनके खिलाफ एक्शन लें। देखिए, पूरे एक निज़ाम से हम अगर लड़ रहे हैं और उसकी दुरुस्तगी के लिए लड़ रहे हैं
तो फिर ये वन डायमेंशनल फाइट नहीं हो सकती। ना किसी को ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि 5 अगस्त को जिस टाइप का भी प्रोटेस्ट होगा, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट होगा, कि वो एक प्रोटेस्ट से जो है वो हमें हकीकी जमहूरियत मिल जाएगी। इस तरीके से जो है वो बड़ी स्ट्रगल्स नहीं जीती जाती, बहुत कुछ काम करने को है। और हमें अगर सबक सीखना चाहिए, इमरान खान से सीखना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने 2 साल तक जेल सा, जिस बहादुरी के साथ। नहीं, लेकिन झगड़ा साहब, चलिए वफाकी हुकूमत से तो आपके मुतालबे समझ आते हैं, लेकिन सर सूबाई हुकूमत, आप अपनी ही हुकूमत से मुतालबात क्यों कर रहे हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत में मौजूद जो रहनुमा हैं आपके, वो समझते हैं कि इन इशूज़ की तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, या आपकी बात नहीं सुनी जा रही, जैसे आप जैसे की जो आवाज़ है उनको नहीं सुना जा रहा? जो मैं कह रहा हूँ वो मैं क्लियरली कह रहा हूँ, सिर्फ एक पीटीआई के मेंबर होते हुए नहीं, अपनी जमहूरी हक एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता। आज मैं अपने इलेक्शन पिटिशन, जो मेरा हल्का है PK 79, जो नए जज, नए तो नहीं लगे, 8-9 महीने पहले जो जज लगे थे, रिटायर्ड जज, उनके सामने पहले पेशी हुई, और वो पूरा प्रोसेस जो 180 दिन में कंप्लीट होना चाहिए था, वो 537 दिन के बाद दोबारा शुरू। मैं तो सिर्फ आपको ये सिस्टम एक्सपोज कर सकता हूं ना, ठीक है? और वो सिस्टम मैं एक्सपोज करता जाऊंगा, वो पीटीआई में बहुत लोग एक्सपोज करते जाएंगे। उसमें अगर हमारी हुकूमत भी कोई ऐसे काम करे जो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, या जिसमें कोई स्पेस रह जाती है, उस पे मैं बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि ऐसे तरीके से बोलूं कि वो पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये इकदाम ना लेना पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। 537 दिन के बाद जब इलेक्शन कमीशन हमारे ये केसेस शुरू कर रहा है, इसका सिर्फ आप मुआवजा करा दें जो हर रोज पंजाब में हमारे MPAs को डिस्क्वालिफिकेशन की धमकियां मिलती हैं, जिस स्पीड से इलेक्शन कमीशन उमर अयूब खान के हल्के को खोलता है और उस पे जो है वो कार्रवाई करता है, जब उसकी 82,000 वोट की लीड है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ नहीं समझ सकते। ये हमें समझना चाहिए कि नादिर आप जो कहें या ना कहें, या मैं जो कहूं या ना कहूं, हमारे अवाम सब कुछ समझते हैं। लेकिन झगड़ा साहब, एक सर मैं आपसे सवाल करूंगा, एक पहले भी हुआ है और मैंने ये गुफ्तगू भी सुनी है जिसमें पीटीआई रहनुमाओं से ये सवाल किया गया है कि शायद आप लोग नाकाम हो गए, कोई स्ट्रेटजी आपकी ऐसी नहीं आ सकी जिससे आप खान साहब को रिलीफ दिलवा सकें। तो पीटीआई का मौक़िफ़ ये आया कि क्या फिर हम हथियार उठाएं, क्या करें, हम यही कुछ कर सकते हैं। तो क्या फिर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त तक जितने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के हवाले से, अदलिया के हवाले से, खान साहब के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे, तो इन अदर वर्ड्स क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर अब पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है? जो आप कर सकते थे 2 सालों से कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं नादिर, एक होता है हुकूमत के पास बहुत सी मोनोपलीज होती, उसमें सिर्फ मोनोपली ऑफ फोर्स नहीं होती, मोनोपली टू ब्रेक द लॉ भी होती है। अगर हुकूमत कानून तोड़ना चाहे, और खास तौर पे जब उसने अदलिया को भी अपने साथ किया और जब उसने मीडिया को भी बहुत हद तक चुप कराया हो, तो फिर वो जो है वो कम से कम शॉर्ट टर्म में तो ये सब कुछ कर सकती है। उसका ये मतलब नहीं कि हम नाकाम हो गए। हाँ, बहुत सी गलतियां हमने की होंगी, लेकिन आप मुझे बता दें, क्या हम जो है वो बहुत सी चीजें टीवी पे डिस्कस कर सकते हैं? मैं देख रहा था आपकी कॉलीग है, वो डॉन अखबार में तो जो बलोच प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर वो लिख सकती हैं, लेकिन वो शायद बोलना चाहें, लेकिन वो अपने टीवी प्रोग्राम में नहीं बोल सकते। क्यों? हम बहुत सी चीजें जो है वो दबे अल्फाजों में अगर कहते हैं, उसका क्या मतलब कि एज मीडिया एंड एज पॉलिटिशियंस हम नाकाम हो गए, या हम वो स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें दी गई है और उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज छोटा नहीं है, ये चैलेंज बहुत बड़ा है। तो उसमें जो स्पेस मिलती है अब उसी में हम फाइट कर सकते हैं और आगे करते जाएंगे। हम ये या तो हमें कह दें कि हम वाकई बंदूक उठा दें, नहीं उठा दें। अगर हमने इस मुल्क को जोड़ना है तो फिर ये हुकूमत या ये निज़ाम जो है वो मुल्क की तबाही करे। हम कोशिश यही करेंगे
कि जो दुरुस्तगी करेंगे ऐसे तरीके में करेंगे कि उससे नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, लेकिन सर आपको मालूम होगा कि हाल ही में कुछ सवालात बैरिस्टर गौहर साहब से भी ये हुए कि ये क्या, इसके पीछे क्या मंतक है कि आपके कुछ रहनुमाओं के खिलाफ तो 200 केसेस हैं, 100 केसेस हैं, 50 हैं, और कुछ रहनुमाओं के खिलाफ सिर्फ 4 केसेस हैं। फिर ये भी कहा गया कि पीटीआई के अंदर जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं आपके मुखालफिन की जानिब से कि लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। फिर हाल ही में जो मुराद सईद साहब के नॉमिनेशन पेपर्स अप्रूव हुए, तो सवाल उठ रहा है कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स कैसे अप्रूव हुए। तो इस सारे प्रोसेस में कहीं सर आपको भी नज़र आ रहा है कि कुछ रहनुमाओं को शायद स्पेस दिया जा रहा है, या ओवरऑल एक चीज़ दूसरी जो इसे हटके है वो ये कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई ख़तरा है? आप ऐसी कोई सूरत हाल देख रहे हैं? ये 2 सवाल आते हैं सर। नादिर, जो पहला सवाल है ना, जब मेरे से ऐसे सवाल होता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा स्पेस क्यों दी जा रही है, या कुछ फैसलों में जो है क्यों जो है वो कुछ फैसलों में कुछ रहनुमा बरी हुए या कुछ रहनुमा बरी नहीं हुए, ये सारे सवाल हुकूमत के करने। ये हुकूमत से आपने पूछना है कि जब कानून में लिखा है कि हर मंगल और जुमेरात को लोग इमरान खान से मिले, कि वो क्यों नहीं मिले। ये हुकूमत से आपने पूछना है कि जब ठीक ठाक अदलिया का निज़ाम था तो उसको 26वीं तरमीम के थ्रू क्यों तबाह बर्बाद किया। ये हुकूमत से आपने पूछना है कि जो 180 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला होना था वो क्यों 540 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं शुरू हुई। ये सारी चीजें आपने हुकूमत से पूछनी। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सवाल है, ऑब्वियसली वो सवाल के जवाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो बेहतर दे सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि वो ये देखते हुए कि फिलहाल आम पाकिस्तानी के लिए ये जरूरी नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत हो कहीं पे। ये जरूरी है कि ये जो इमरान खान का स्ट्रगल है इसमें इमरान खान कामयाब हो। उस तरीके से एफर्ट इज्तिमाई तौर पे भी करनी चाहिए, और हर इंडिविजुअल को, हर बंदे को जाती तौर पे ये सोचना चाहिए कि उसकी कुर्सी, उसका ओहदा जो है वो जरूरी नहीं है। मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि आप ये बार बार जो इलेक्शन पिटिशंस को हाईलाइट करते हैं, क्यों करते हैं, आपको सीट तो वापस नहीं मिली। मैं मिनिस्ट्री के लिए तो ये नहीं कर रहा ना, मैं सीट वापस होने के लिए ये कर रहा हूं। मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि अगर इस निजाम के खिलाफ लड़ना है तो उसको एक्सपोज भी करना है, और हार जीत और जाती फायदे की परवाह नहीं करना। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक असूल है, उस पर खड़ा रहना है। चल ठीक है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। तैमूर सलीम झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। हाल ही में फूड अथॉरिटी इस्लामाबाद के जरिए जो तरनोल के करीब एक छापा मारा गया था एक स्लॉटर हाउस पर, जहाँ पर गधे और उनका गोश्त जो है वो रिकवर किया गया, वो हाथ हुआ, और उसके बाद फूड अथॉरिटी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो तहकीकात हुई, FIR भी हुई है और लोग जो है वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। इस इशू पर मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इस मामले पर कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं। DC इस्लामाबाद और डायरेक्टर फूड अथॉरिटी इरफान नवाज़ मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेमन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो पर एक छापा मारा गया था आपकी तरफ से, उस पर कुछ डिटेल्स तो सामने आई थी, लेकिन मज़ीद क्या डिटेल्स अभी तक की क्या पेशरफ्त है, सबसे पहले काइंडली वो तो शेयर कीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का तारुफ कराना लाजमी समझूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। ये फूड अथॉरिटी 2 साल पहले इस्टेब्लिश हुई है इस्लामाबाद में, और तब से टीम्स जो है ना वो ऑन एंड ऑफ काम करती हैं। इसमें पिछले 2 सालों से हमारे पास तकरीबन 15,000 जो फूड बिजनेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एंटिटीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और उन तमाम की जो इंस्पेक्शंस हैं वो ऑफ पीक टाइम रैंडम रूटीन इंस्पेक्शन होती रहती हैं। और कहीं भी हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में चिकन या मटन कोई हराम गोश्त के तरीके से वो जो है ना कुक होके कस्टमर्स को खिलाया जाता है। पहली बात ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये बात की। ठीक है। रही बात ये इंसिडेंट की, इस इंसिडेंट पे जो हमें रिपोर्ट मिली, किसी इन्फॉर्मर ने रिपोर्ट की, और वहाँ लेट आवर्स में 2 दिन पहले हमारी टीम ने रेड किया, और जब वो वहाँ पहुँचे तो वो एक फार्म हाउस टाइप जगह थी जहाँ पे जो डंकी मीट था वो स्लॉटर हुआ पड़ा हुआ था और पैक फॉर्म में पड़ा हुआ था, विच वॉज अराउंड
kg। अच्छा डीसी साहब, आपकी आवाज़ में कोई इशू आ रहा था, ये मुझे बताइएगा कि ये जिस इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं तो इस पर अब मजीद जो पेशरफ्त है, जैसे मैंने पहले भी पूछा, कि वो अभी तक क्या सामने आ सकी है? जी, उसमें जैसे मैंने बताया कि FIR हो चुकी है और वहाँ पे जो स्लॉटर करने वाला एक फॉरेन नेशनल था उसको अरेस्ट किया गया है, वो कस्टडी में है। साथ वहाँ के जो चौकीदार था उसको भी कस्टडी में लिया गया है। और कल रात की अपडेट ये है कि जो जिस बंदे की जगह थी वो उसको भी अरेस्ट किया गया है, जिसका कहना यह है कि उसने फैक्ट्री पर्पस के लिए रेंट आउट की है। तो अभी हम इस कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं पहुंच सके कि ये गोश्त एक्चुअली क्यों स्लॉटर हुआ और कहाँ जा रहा था। लेकिन 3 सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 सिनेरियो तो ये है कि जी वो जो गोश्त है वो रेस्टोरेंट से सप्लाई हो रहा हो सकता है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, जो हमारे फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी यूजेज और कंजम्पशन के लिए गोश्त जो है ना स्लॉटर हो सकता है। तीसरा और आखिरी सिनेरियो ये हो सकता है कि इसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है ना ये स्लॉटर हो रहा हो। तो इन तीनों सिनेरियोज पे काम हो रहा है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली पुलिस, वो CCTV की मदद से और बाकी जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उसकी मदद से ये पूरा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक है। कि इसके पीछे क्या हाथ है, को माफिया इन्वॉल्व है या उनका पर्पस क्या था, उस पे काम हो रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं ये जरूर बात मेंशन करूं कि ये जो डंकी है वो भी कोई फ्री वाली आइटम है नहीं, उसकी कॉस्ट भी अपनी जगह है। तो अगर हम उसको कॉस्ट वाइज कंपेयर करें विद दी बड़ा गोश्त जो बीफ होता है गाय और भैंस का, उस गोश्त से कंपैरिजन में भी वो इतना चीप गोश्त नहीं है गधे का। तो वो फाइनेंशियल मॉडल भी जो है ना वो प्रॉपर उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इट इज अर्लियर टू से एनीथिंग। हम वो एविडेंस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे को कंक्लूडिंग बात आएगी तो विल डेफिनेटली शेयर विद द मीडिया, विद द जनरल पब्लिक। मेमन साहब, मतलब ये गधों का गोश्त जो है ये रेस्टोरेंट्स को सप्लाई होने वाली बात को आप रूल आउट नहीं कर रहे? देखें, मैं इनिशियली ये बात जरूर बता चुका हूँ कि पिछले 2 सालों से ये इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई है और हमारी टीम और तकरीबन डेली बेसिस पे जा रही है, चेक एंड बैलेंस होता है डिफरेंट जगहों का। हमें कभी भी ये एविडेंस नहीं मिला किसी भी रेस्टोरेंट में कि कोई हराम गोश्त जो है ना वहाँ वो कुक हो रहा और कस्टमर को सप्लाई किया जा रहा हो। तो वो उसकी जो है ना एफर्ट, उसकी जो इंस्पेक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस है, बिफोर दिस इंसिडेंट इवन एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो वो एक अलग है कि जी हमने मतलब जब इंस्पेक्शंस की हैं तो कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला। हाउएवर, चूंकि ये गोश्त तो पाया गया है, ये जो मतलब 1000 kg की गोश्त की बात हो रही है डंकी मीट की, वो जाहिर है सामने नजर आया, हमें मिला है। अब वो कहाँ जा रहा था, मैंने अगेन वही बात की कि सिनेरियोज तो तीनों डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उसका चांस बड़ा कम है कि रेस्टोरेंट में सप्लाई हो रहा हो। तो अगेन मैंने कहा इट इज वेरी अर्ली टू डिड्यूस एनी एविडेंस। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन फाइनल होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मतलब आप इस बात को भी समझ, ये जो तासुर है आप इसको भी मुस्तरद कर रहे हैं कि शायद ये गोश्त बाकी गोश्त जो है उससे ज्यादा सस्ता है तो शायद इसलिए सप्लाई होता हो? नहीं, मैंने कहा नहीं है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो दायरा फाइनेंशियल मॉडल भी उसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद के अंदर जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो तो परमिट दी जाती है, इजाज़तनामा होता है। आपकी नज़र में कितने स्लॉटर हाउसेज हैं और कितनों आप समझते हैं आपके मुताबिक कि वो गैर कानूनी है? देखें, ये जो स्लॉटरिंग होती है, जो मीट की पर्टिकुलर स्लॉटरिंग है, ये एक ही स्लॉटर हाउस है जो पिंडी में वाक़या है। ठीक है। और रवात से आगे ये साथ है पिंडी की जुरिसडिक्शन में। इस्लामाबाद और पिंडी का गोश्त जो है वो वहीं स्लॉटर होता है सुबह को, वहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल होता है, इंतजामिया भी अवेलेबल होती है और वहाँ से वो स्लॉटर होकर गोश्त निकलता है। यहाँ के जितने ये मीट सेलर्स हैं, जिनको आप रिटेलर्स कहेंगे, वो तमाम गोश्त वहाँ से परचेज करते हैं और वहीं से रेट भी निकलता है और परचेजिंग भी वहीं से होती है, विच इज़ इंस्पेक्टेड। तो बाकी अगर कोई स्लॉटर हाउस प्राइवेटली कर रहा है तो उस पर डेफिनेटली दैट इज एन इलीगल स्लॉटर हाउस और उस पर कॉन्स्टेंटली चेक भी है। कई बार हमने जो है ना डिफरेंट प्राइवेट जगहों पे भी स्लॉटरिंग वो की है, इंस्पेक्ट की है और उनको रोका भी है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है। तो एक सरकारी स्लॉटर हाउस, मैंने जैसे कहा कि पिंडी और इस्लामाबाद के बॉर्डर पे फॉल करता है और वहीं डेली सुबह को स्लॉटरिंग होती है अर्ली आवर्स में और वहाँ सप्लाई किया जाता है गोश्त। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मेमन साहब, चलें, अब तो FIR हुई है, लोग गिरफ्तार हुए हैं जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट होती है, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, वो अभी तक आपकी नज़र में क्या सामने आई है? कोई जो गिरफ्तार लोग हैं उन्होंने कुछ बताया हो, चौकीदार ने कुछ बताया हो कि ये गोश्त कहाँ वो सप्लाई करते थे? इस हवाले से कोई इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है? नहीं, देखें, इस वक्त तक उसने कोई चीज़ ये अटर नहीं की कि वो इस बिजनेस का मालिक कौन था और ये कहाँ सप्लाई होता था। लेकिन यस, ये बात जरूर सामने आई है कि ये रिसेंट एक फैसिलिटी या स्लॉटर हाउस क्रिएट हुआ है अराउंड 2 वीक्स अगो। ये बात जरूर सामने आई है, बट हाउएवर इस सिचुएशन या इस फाइनलाइजेशन में भी हम नहीं पहुंचे, ना ही हमें उस इन्वेस्टिगेशन की में करते हुए को पता चला है कि ये
किसका था और ये कहाँ सप्लाई होता था। ये दोनों चीज़ें अभी स्टिल अवेटेड हैं, इस पे डेली बेसिस पे, प्रायोरिटी बेसिस पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ज़रूर वेरी रिसेंटली आपके सामने ये बात लाई जाएगी। लेकिन साहब साथ ही जो चीनी बाशिंदे जिसको गिरफ्तार किया गया है उस हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि वो विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान आए हुए हैं। अब अगर ऐसी जो परमिट है, वर्क परमिट, अगर वो उनको नहीं है तो क्या फिर इंतज़ामिया कोई एम्बेसी को रीच आउट करेगी या आगे क्या लाए अमल होगा? देखें जी, अगर कोई फॉरेन नेशनल भी है, वो क्राइम करेगा तो लॉ ऑफ द स्टेट जो है, लॉ ऑफ द लैंड जो है, वो तो एक्ट करेगा और एक्ट किया है। FIR में उसका नाम है, ही इज अरेस्टेड, ही इज ऑन जुडिशियल रिमांड। तो एम्बेसी की तो बात की बात आती है, लेट्स सी दी ट्रायल कंटिन्यू, और फिर अगर कोई बात साबित होती है तो फिर ज़रूर उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मेमन साहब, अब आखिर में सिर्फ मुख्तसरन ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के लोगों को परेशान होने की आपके मुताबिक ज़रूरत नहीं है? मैंने देखें जी, बिल्कुल परेशान ना हो। फूड अथॉरिटी बिल्कुल एक्टिव है। मैंने आपसे 2 सालों की ज़रूर बात की है, 2 साल इस फूड अथॉरिटी को हो गए हैं, एंड हम बड़ी रैंडमली इंस्पेक्शंस करते हैं रेस्टोरेंट्स की, फास्ट फूड्स की, चाहे वो कैफ़ेज़ हैं। कहीं कोई हमें ऐसा जो है ना एविडेंस नहीं मिला जिसमें जो है वो हम ये कह सकें कि हराम गोश्त वहाँ बिक रहा हो या कुक होके लोगों को दिया जा रहा हो। तो इसलिए बिल्कुल फूड अथॉरिटी दिन रात इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह इस चीज़ को नहीं होने देंगे यहाँ। ठीक है नाज़रीन, नवाज़ मेमन साहब का बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से इरफान नवाज़ मेमन साहब के मुताबिक इस्लामाबाद के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फूड अथॉरिटी इस मामले पर गुज़िश्ता 2 सालों से काम कर रही है और अभी तक किसी रेस्टोरेंट्स में कोई हराम गोश्त के शवाहिद या ऐसी कोई चीज़ फूड अथॉरिटी को नहीं मिली, कोई भी शवाहिद इस हवाले से नहीं मिले। इससे पहले जो पॉलिटिक्स के हवाले से हमने गुफ्तगू की, अब उस हवाले से कुछ खबरें, जैसे मैंने कहा कि खान साहब के बेटों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक जो है वो सामने नहीं आई। अभी तक जो इजाज़त है नामा है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से PTI को मिलना है, लेकिन अभी तक जो तहरीक को लीड करने के हवाले से पार्टी के अंदर एक कन्फ्यूजन बज़ाहिर सामने आ रही है, उसका फ़ैसला भी शायद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अपोजिशन अलायंस की एक कॉन्फ्रेंस और एक अहम इजलास भी होगा जिसमें यह हतमी फ़ैसला किया जाएगा, या आगे का जो लाहे अमल है उस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला सामने आ सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।